माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री असीम अरुण ने सर्किट हाउस सभागार में नागरिक प्रतिनिधि मंडल प्रबुद्ध जन से भेंट की। प्रबुद्धजनों से संवाद करते हुए जनपद के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों में आ रही समस्याओं तथा उनको बेहतर करने के दृष्टिगत उन्होंने प्रबुद्धजनों से सुझाव मांगे। उन्होंने प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में सर्व समाज का विकास है। इस विकास के दृष्टिगत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बजट का निर्माण किया गया है। बजट में समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए सभी प्रकार की योजनाओं को समावेशित किया गया है। ये बजट सर्व समाज को समावेशी विकास की ओर ले जाने का प्रयास है। यह अमृतकाल का अमृत बजट है जो कि अगले 25 वर्षों की दशा और दिशा के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसका मूल उद्देश्य सभी को सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए समानता प्रदान करना तथा देश और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की तथा उन्हें सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों से अवगत कराते हुए सरकार की मंशा एवं सर्व समाज के हित में आगे किए जाने वाले कार्यों की रणनीति को बताया। भाजपा के लोग भगवान को नहीं मानते, धार्मिक साइंटिस्ट हो गए हैं भाजपा, तो क्या कहेंगे इस पर? अखिलेश यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं और जो एक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे समाज को साफ साफ दिख रहा है कि उनका खेल क्या है, उनका गेम प्लान क्या है। और मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि लोगों को बांटने की राजनीति, बंटवारे की राजनीति ये अच्छी बात नहीं है। और जिन्होंने सन 47 में बंटवारे की राजनीति की, आज पाकिस्तान का, उनके देश का क्या हाल है आप देख रहे हैं। और वहीं भारतवर्ष जिसने अखंडता की ओर बढ़ने का प्रयास किया, उसकी स्थिति क्या है। आज हम लोग G20 के न सिर्फ सदस्य हैं बल्कि उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो मेरी सलाह है समाजवादी पार्टी को कि जोड़ने वाला काम करें, तोड़ने वाला काम ना करें। अपने परिवार को ही देखें, अगर वो तोड़ने वाला काम ना करते तो आज परिवार की हालत ना होती, पार्टी की हालत ना होती। तो हम सब के लिए इसमें सबक है बहुत बड़ा कि हमको जोड़ने वाला काम करना है। और जैसा मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कर रहे हैं, इसी रास्ते पे हम लोग को चलना है। छात्रवृत्ति के मानक बदलेंगे, आसानी से नहीं मिलेगा दाखिला और छात्रवासों की भी हुलिया है वो सुधरेगा, तो इस उसमें दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिल करके बहुत बड़ी संख्या में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को प्रतिवर्ष अलग अलग वर्ग से छात्रवृत्ति देती हैं। इसमें एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो कि गाइडलाइन में था, किंतु अब उसको लागू किया जा रहा है कि छात्राओं की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाया गया कि कुछ एक जनपदों में छात्र आते नहीं थे, ना ही परीक्षा देते थे, लेकिन छात्रवृत्ति ले लेते थे। तो इस प्रकार जो हमारा आपका करदाता का पैसा है वो व्यर्थ जा रहा था। तो शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लिए, बच्चों को समर्थन देने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू की जा रही है। इसका पायलट हो चुका है। इसको अब अगले अकादमिक सत्र में, जो कि अभी शुरू होगा, सभी ऐसे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इसका हम समझते हैं एक तो शिक्षण कार्य बेहतर होगा, ये परिणाम होगा, और साथ साथ जो वाकई में पात्र हैं बच्चे, जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, रोज कॉलेज आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति समय से मिल पाएगी। मंत्री जी, अगर बजट की बात की जाए, विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। जिस दिन से बजट जो पेश हुआ है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, डिम्पल यादव लगातार कह रहे हैं ना किसानों के लिए कुछ है, ना रेलवे के लिए और ना अर्थव्यवस्था के लिए कुछ है। क्या कहेंगे इस पर? जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बहुत दूरगामी परिणाम वाला बजट है। सुखद बात यह है कि जो मूलभूत परिवर्तन किए गए, मोटे तौर पे बड़े परिवर्तन बताऊं तो GST को परिवर्तन किया गया, लागू किया गया। डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लाई गई। हमारे देश का UPI, पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मोदी जी ने बनवाई है उत्तर प्रदेश में हमारे उपयोग के लिए और पूरे भारत में। ये एक बड़ा परिवर्तन है और इसकी वजह से हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसका परिणाम ये कि जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं थी वो वहीं के वहीं स्थापित हैं, बल्कि उसमें और इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है और नई योजनाएं भी इसमें लाई गई हैं। अवस्थापना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजनाएं आई हैं। तो जहां सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से आर्थिक कार्य जो करने हैं बजट में, वो सारे के सारे हैं, वो मजबूत हो गए। लेकिन ग्रोथ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको भी बढ़ावा दिया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है।
ये 1 साल का नहीं, ये अगले 25 साल की नींव रखने वाला बजट है। रोजगार के लिए बात नहीं की गई है, वही महिलाओं कहना है विपक्ष का कि महिला सम्मान बचत की बात तो की है और इसके जरिए महिलाओं की गुल्लक को निशाना बनाया गया है। रोजगार को बहुत व्यापक तौर पे बढ़ावा देने वाला ये बजट है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम लोगों की आय को बढ़ाने की बात करते हैं, तो इससे रोजगार बहुत व्यापक तौर पे बढ़ेगा और महिलाओं के लिए भी समस्त प्रबंध किए गए हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास हमारा केवल नारा नहीं है, हमारी कथनी है, करनी है। हमारी हर नीति में है जो सप्तऋषि 7 मुख्य बिंदु हमने दिए, उसमें पहला ही बिंदु है हमारा समावेशी विकास। समावेश मतलब सभी जातियों का, धर्म का, महिलाओं का और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का समावेश इसमें होगा। मंत्री जी, अंतिम 2 सवाल अब, ठीक। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मांग शुरू हुई है। कल ही ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है, उसमें कहा है हमारी सरकार बनी तो हम शराबबंदी करेंगे पूर्ण तरीके से, और यूपी सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो हमसे लेते शराबबंदी के लिए। क्या कहेंगे? अब इसमें अलग अलग अनुभव रहे हैं प्रोविजन के अलग अलग राज्यों के, और आदरणीय राजभर जी से मेरा अनुरोध है, समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी रही है, अन्य पार्टियों की सरकारें भी रही हैं, तो जब जो सरकार थी तो अब आपके पास निर्णय लेने का अवसर था। ये एक व्यापक विषय है, इस व्यापक विषय में अनुसंधान ज़रूर होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि समाज में जो नशे की प्रवृत्ति है उसको रोकने की ज़रूरत है, खासकर जो ड्रग्स की प्रवृत्ति है उसको रोकने की ज़रूरत है। इस पर आज चर्चा भी हुई, और जहाँ एक और हम लोग कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है या कोई और नशा कर रहा है तो उसका नुकसान होता है, और उसके लिए समाज को भी जागृत होना है, सरकार को भी उसमें कार्य करना है। नशाबंदी पूरी तरीके से हो ना हो, ये बड़ा व्यापक विषय है जिसके ऊपर अनुसंधान और चर्चा की जरूरत है। कल लखनऊ में मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे, कॉमन सिविल कोड को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? उनका साफ तरीके से कहना है कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कई धर्मों के लोग जो है भारत में निवास करते हैं। किस तरीके से देखते हैं यूपी सरकार इसको? इसमें शायद कोई विवाद का मुद्दा है ही नहीं, ये तो हमारे संविधान में दिया हुआ है कि सरकार का दायित्व है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं उनको इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है, और जिनको कोई कठिनाई है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संविधान को एक बार पढ़ लें। संविधान में स्वयं लिखा है, बाबा साहब लिख करके गए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस समय होने की स्थिति नहीं थी, यह एक व्यापक कार्य था, उसको जरूर होना चाहिए, और जब एक देश है तो एक कानून होना ही चाहिए, और ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत निश्चित रूप से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में